गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। पिछले सेशन में हमने ये देखा कि राजनीति एक मानवीय गतिविधि है, एक विशेष स्थिति में जो की जाती है। वो विशेष परिस्थिति क्या है? जहाँ विवाद और संघर्ष या समस्या होती है, वहीं पर राजनीति होती है। एस.एल. वास भी ऐसा कहते हैं और हमने इसको देखा। राजनीति को और गहराई से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दें। एक पक्ष तो इसका ये है कि इसमें शक्ति का प्रयोग होता है, शक्ति का प्रयोग क्षेत्र है। ये एक स्थिति में शक्ति के लिए भागदौड़ की जाती है। दूसरी स्थिति ये है कि राजनीति आज लोक कल्याण और सामाजिक विकास का एक जरिया भी है, साधन भी है। आज जन सामान्य के विकास की बात हम बिना राजनीति के नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में राजनीति क्या है, ये समझने के लिए हमें राजनीति के स्तर को भी समझना होगा। राजनीति के 3 स्तर हो सकते हैं। पहला तो राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं। राजनीतिज्ञ के लिए राजनीति सत्ता और शक्ति प्राप्त करने का एक माध्यम है और इसके लिए वे तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं, नीतियां अपनाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। एन केन प्रकारेण उनको सत्ता प्राप्त करनी होती है। इसके लिए वे अपने विरोधियों को पराजित करना चाहते हैं और शक्ति और सत्ता की इसी दौड़ को उनके लिए राजनीति माना जाता है। दूसरा पक्ष है जन सामान्य के लिए राजनीति क्या है। एक आम आदमी के लिए राजनीति, उसके लिए सत्ता की दौड़ नहीं है, उसके लिए है कि वो शासन की नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करता है। वो या तो शासन की नीतियों की प्रशंसा करेगा या उनकी आलोचना करेगा। उसके लिए जो मुद्दे होते हैं वो रोजगार से जुड़े होते हैं, वो महंगाई से जुड़े हो सकते हैं, वो भ्रष्टाचार से जुड़े हो सकते हैं, जिनसे उसका जीवन, दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और उस आधार पर वो कहता है कि आज की राजनीति अच्छी है या खराब है। उसका एक आकलन वो करता रहता है। और इन दोनों दृष्टिकोणों से हट करके एक तीसरा दृष्टिकोण है राजनीति शास्त्रियों का। उनके लिए राजनीति ना तो सत्ता की दौड़ है, ना तो वो एक आम आदमी के लिए जो क्लब हाउस में बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके राजनीति के बारे में जिन चर्चा की, जिन मुद्दों की चर्चा की, उन पर बहस करना उसकी अध्ययन क्षेत्र से वो बाहर है। वो क्या कहता है? वो राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से एक विश्लेषण करता है। यानी वो ये देखता है कि जो राजनीति, उसका इससे मतलब नहीं कि किस दल ने क्या घोषणाएं की, उसका इससे भी मतलब नहीं है कि सरकार की नीति की आलोचना हो रही है या प्रशंसा हो रही है। उसका इंटरेस्ट इस बात में होता है कि जो घट रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनका राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पा रहा है, उससे राजनीतिक चिंतन पर क्या असर पा रहा है, कौन से सिद्धांत स्थापित किए जा रहे हैं, क्या नियम बनाए जा सकते हैं। उसकी रुचि इस बात में होती है। वो पर्सनली किसी नीति की आलोचना करे या प्रशंसा करे, वो अलग बात है, लेकिन जब वो उसका विश्लेषण करता है तो वो वैज्ञानिक ढंग से निरपेक्ष तरीके से करता है कि अमुक नीति या अमुक घटनाक्रम से समाज में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं और उनका ये प्रभाव दूरगामी पड़ेगा, या इस तरह के सिद्धांत, इस तरह के नियम आगे स्थापित होंगे, राजनीतिक प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा, वो इसका विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करता है। और कदाचित राजनीति शास्त्र जो आया है अस्तित्व में, वो इन्हीं राजनीति शास्त्रियों की इसी तरह की विश्लेषण का परिणाम कहा जा सकता है। अभी तक तो हमने ये देखा आमतौर पर कि राजनीति, विवाद, संघर्ष जहाँ हैं वहाँ पर राजनीति है। अब हम इसके अगले स्तर की ओर चलते हैं कि संघर्ष तो हैं, विवाद तो हैं समाज में, समाधान उनके किए जाते हैं, लेकिन वो संघर्ष का स्वरूप क्या है, उस संघर्ष की प्रकृति क्या है, उस संघर्ष में कौन भाग लेता है, उस संघर्ष का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर के समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज राजनीति के स्वरूप के विषय में हम 3 तरह के दृष्टिकोण देखते हैं। पहला उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा समुदायवादी दृष्टिकोण।
उदारवादी दृष्टिकोण को हम आज विस्तार से समझेंगे। उदारवादी दृष्टिकोण से मतलब क्या है और उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति को किस रूप में देखता है। सबसे पहले हम उदारवादी विचारधारा समझ लेते हैं कि क्या है। उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो लगभग हमें 17वीं सदी के आसपास उदय होती हुई दिखाई पड़ती है। इसके प्रारंभिक विचारकों में जॉन लॉक का नाम लिया जा सकता है, एडम स्मिथ का नाम लिया जा सकता है, बेंथम और मिल इसके समर्थक माने जाते हैं। और पर इसका कारण क्या रहा उदारवादी विचारधारा के आने का। उदारवादी विचारधारा जब आई तो उसने सामंतवादी व्यवस्था के जो आधार स्तंभ थे उनको उसने तोड़ दिया। जो धर्म के क्षेत्र में पाखंड थे उनको खत्म कर दिया। वैज्ञानिक आविष्कार हुए, पूंजीवाद की स्थापना हुई और व्यक्ति की महत्ता पर जोर दिया गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। व्यक्ति ही सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु बना, उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु बना। किसी भी चीज़ का मापदंड व्यक्ति की स्वतंत्रता का के आधार पर किया जाने लगा। बाजार व्यवस्था प्रचलित हुई, यानी जिसकी जितनी ताकत है वो उतना अपना विस्तार प्रभाव कर सकता है। मुक्त प्रतिस्पर्धा का भी यही मतलब होता है कि आप आइए मैदान में, आपके पास जो क्षमता है उसका प्रदर्शन कीजिए और लाभ कमाइए। तो ये बाजार व्यवस्था मुक्त प्रतिस्पर्धा पर जोर देने वाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देने वाली विचारधारा थी। हालांकि इस व्यक्तिवादी विचारधारा में आगे चल करके आज की स्थिति में परिवर्तन आया है और आज जो है व्यक्तिवाद का स्थान बहुलवाद ने ले लिया है। और आज उदारवाद के अंतर्गत खुली बाजार व्यवस्था तो है ही है, लेकिन अब उसको नियंत्रित करने की बात भी कही जा रही है कि लोक कल्याण का साधन है राजनीति, और ऐसे सबको छूट नहीं होनी चाहिए कि वो एक अमीर होता जाए और गरीब का शोषण करता रहे। वो उसको नियंत्रित करने की बात कही जा रही है और जोर जो है लोक कल्याणकारी स्थापना पर, लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापन पर जोर दिया जा रहा है। तो आज जो है उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति का महत्व तो है, उसकी स्वतंत्रता का महत्व तो है, लेकिन लोक कल्याण का भी अपना महत्व है और उसको हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम उदारवादी दृष्टिकोण को समझ गए हैं, तो उदारवादी दृष्टिकोण में राजनीति का स्वरूप क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहली बात तो उदारवादी मानता है, उदारवादी विचारधारा मानती है कि राजनीति जो है ये समूहों की गतिविधि है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम समाज में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और ये तमाम वर्गों में बटा हुआ समाज है। जैसे छात्र भी हैं, यहाँ अध्यापक भी हैं, जमींदार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, मिल मालिक भी हैं, व्यापारी भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, तमाम तरह के समूह हैं। और मज़े की बात है कि ये समूह आपस में विरोधी हितों को धारण करने वाले हैं, यानी छात्रों का हित अलग है और मजदूरों का अलग है, महिलाओं का अलग है, किसानों का अलग है, मिल मालिकों पूंजीपतियों का अलग है, तो कर्मचारियों के अलग हित हैं। और ये सारे जो वर्ग हैं ये अपने अपने हितों को देखते हुए अपने हित समूह बनाते हैं और इन हित समूहों की गतिविधियों का अध्ययन राजनीति में किया जाता है। दूसरी बात, उदारवादी विचारधारा मानती है कि राजनीति में आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। आधिकारिक सत्ता का प्रयोग किस लिए होता है? जैसा कि मैंने बताया कि भाई बहुत सारे वर्ग हैं, उनकी सारी अपनी अपनी अलग अलग मांगें हैं और वो विरोधी पक्ष वाले भी हैं, यानी मिल मालिकों की अलग मांगे हैं तो मजदूरों की अलग मांगे रहेंगी, मकान मालिक की अलग मांगे हैं तो किराएदार की अलग मांगे हैं, और एक दूसरे से टकराती भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सत्ता का अस्तित्व नहीं होगा, शासन सत्ता अस्तित्व में नहीं रहेगी, तो वो हिंसा भी हो सकती है। तो शासन सत्ता अपनी शक्ति का, वैध शक्ति का प्रयोग करती है और समूह के जो लोग हैं, ये समूह में विभिन्न प्रकार के समूह हैं, ये मानते हैं कि जो सत्ता निर्णय लेगी वो उचित ही लेगी, उनको विश्वास होना चाहिए। ऐसी ये विचारधारा, उदारवादी विचारधारा मानती है कि राजनीति में विश्वास होता है ऐसा समूहों को कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी मांगें मानी जाएंगी
और स्वभावतः वो नियमों का पालन तो करते हैं, क्योंकि सत्ता आधिकारिक होती है। आधिकारिक उसको कहते हैं कि जिसको हमने स्वीकृति दी हो, ऐसी सत्ता जिसको लोगों ने स्वीकृति दी हो और उसको कानूनन वैधता मिली हुई हो। आधिकारिक सत्ता में ये बात भी निहित है कि स्वभावतः तो आप मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन अगर जो नहीं मानेगा उसको दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कर का भुगतान सभी करते हैं, सरकारी लगान देना है, टैक्स देना है, बिजली का बिल देना, वो सभी देंगे, लेकिन जो नहीं देगा उसको देने के लिए वैध शक्ति का प्रयोग भी उस पर किया जा सकता है। नियमों का पालन सभी करते हैं, जो नहीं करेगा उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से राजनीति में वैध सत्ता का प्रयोग होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, उदारवादी विचारधारा मानती है कि राजनीति जो है ये परस्पर जो विरोधी वर्ग जिनकी बात कही मैंने, इनमें वो सामंजस्य स्थापित करती है। यानी राजनीति का काम क्या है कि जो विरोधी समूह हैं, जो उनमें विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, उनका वो एक स्तर पर ला करके समाधान करने की कोशिश करती है। बातचीत करा करके, सुलह समझौता करा करके, पंच निर्णय के द्वारा, जिस तरह से भी करा सके, उसका काम शांति व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना है। इसलिए वो विभिन्न विरोधी समूहों के बीच शांति और न्याय की स्थापना के लिए वो प्रयासरत रहती है। और अंतिम बात, राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देती है। राजनीति एक ऐसा साधन है, सामान्य हित से मतलब कि जो दो विरोधी वर्ग हैं, जो विरोधी समूह हैं, जैसे मिल मालिक और मजदूर विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं? मजदूर चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक मजदूरी मिले, कम से कम काम करना पड़े। मिल मालिक चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और कम से कम मजदूरी दें। एक दूसरे के विरोधी हैं। उपभोक्ता चाहेगा हमें अच्छा सामान मिले, कम से कम कीमत में मिले। उत्पादक और व्यापारी वर्ग चाहेगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो एक जो विरोधी वर्ग है उनके बीच वो सामान्य हित को बढ़ावा देने का काम करे, यानी एक ऐसे निर्णय पर लाए। ऐसा माना जाता है, उदारवाद ऐसा मानता है कि इन दोनों के बीच जो विरोधी समूह हैं, जो संघर्ष और विवाद की स्थिति है, वो बहुत गहराई में नहीं होती है। थोड़ा बहुत प्रयास करके उसमें सामान्य हित को खोजा जा सकता है। थोड़ा बहुत लचीलापन ला करके अपने रुख में दोनों समूह अपने हित को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसी का उदाहरण लें कि मिल मालिक और मजदूर का, तो एक ऐसी बातचीत करके, सुलह समझौता करके ऐसे निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि मिल मालिक का भी फायदा हो और अधिक से अधिक मजदूर को मजदूरी भी मिले, उपभोक्ता को अच्छा सामान भी मिले और व्यापारी और उत्पादक वर्ग को भी फायदा हो। तो एक ऐसी स्थिति पर लाना जहां दोनों विरोधी वर्गों के हितों की संरक्षा और सुरक्षा हो सके, ये काम राजनीति द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार उदारवादी विचारधारा राजनीति को विवादों को शांत करने का एक शांतिपूर्ण साधन मानती है। वो ये मानती है कि एक ऐसी गतिविधि है जिसमें विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य बैठाने का काम किया जा सकता है। एक ऐसी गतिविधि है जो सामान्य हित को पहचान सकती है, सुलह समझौता करा के दोनों का फायदा करा सकती है। यानी हिंसा का इसमें कम से कम स्थान हिंसा को दिया जाता है, हिंसा से बचने की कोशिश की जाती है। यही उदारवादी अवधारणा में राजनीति का मतलब है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग राजनीति की मार्क्सवादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। थैंक यू।